नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी चुनावों में जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रहने वाली है, तो वहीं छोटे दल भी इस बार बड़े तेवर दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र पहले से ही छत्तीसगढ़ पर है, तो वहीं शिवसेना भी छत्तीसगढ़ में अपनी ताल ठोक रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में अन्य छोटे दल भी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। इन छोटे दलों की संख्या 50 से ज़्यादा है, जो चुनाव में बड़ी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब अगले साल 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। 2023 में मुख्य पार्टियों के साथ साथ छोटे दल भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, या फिर छत्तीसगढ़ में अपने पैर फिर से एक बार जमाने में जुटी हुई जोगी कांग्रेस। उधर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो वो भी अपनी जमीन खोजने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन चुनाव के समय छोटे छोटे दल भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में 50 से ज्यादा ऐसी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और इन्हें 16% से ज्यादा वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी 40 से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने चुनाव में अपनी ताकत दिखाई और इन्हें 10% से ज्यादा वोट मिले। और अब 2023 में भी ये पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाने के लिए तैयार खड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पुराने दल फिर से नई शुरुआत करने की तैयारियों में हैं, तो वहीं कुछ संगठन भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है सर्व आदिवासी समाज, जिसने हाल में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि अकबर कोर्राम तीसरे नंबर पर रहे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में छोटे दलों का कोई खास योगदान नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने अन्य दलों के वोट शेयर में सेंध जरूर मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ फोन लाइन पर हैं आपके नेता कोमल हुपेंडी, साथ ही जेसीसी नेता भगवानु नायक, सपा नेता ब्रजेश चौरसिया और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बाबूलाल जी, पहला सवाल आपसे। जो छोटे दल हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में मुकाबला आमतौर पर सीधा सीधा रहा है, 2 दलों के बीच सीधा मुकाबला, जैसा कि हम राजस्थान में देखते हैं या हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। तकरीबन वही स्थिति छत्तीसगढ़ में रही है, लेकिन छोटे दलों की भूमिका रही है और वो अब मैदान में उतरे भी हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो एक 46 दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें और निर्दलीयों को छोड़ दें तो भी जो 43 दल थे, उन्होंने कुल मिलाकर 451 उम्मीदवार उतारे और 10.6% वोट भी काटे। 2018 में ये संख्या और बढ़ गई, 59 दल बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय को छोड़कर थे और इन्होंने 16.5% वोट काटे। इस बार फिर हमें एक और शिवसेना सक्रिय दिखाई दे रही है, जेसीसी की भूमिका, आप पिछली बार से चुनाव मैदान में हैं, और सर्व आदिवासी समाज। क्या लगता है आपको, ये सारे जो छोटे दल बड़े सपने देख रहे हैं, उसका छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों पर अगली बार क्या असर होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प खोजने के लिए जनता बिल्कुल तैयार थी जी। और उन्होंने जो है एक ऐसा विचार सामने दिया था जनता ने कि हमको तीसरी पार्टी चाहिए जी। जोगी जी ने एक नई पार्टी बनाई, जनता जोगी। तो वो जो पार्टी थी उस पर लोगों का विश्वास भी बैठा, क्योंकि पहले से भी जो है जोगी जी का जो मादा था उससे सब लोग वाकिफ थे और उनके नेतृत्व को सब लोग पहचानते और समझते थे, उनकी समझदारी को भी जानते थे। इसलिए लोगों को लगने लगा कि जोगी जी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और उन्होंने अच्छी सफलता पाई भी। हालांकि सरकार बनाने की उनकी बात जो है वो गलत साबित हुई, लेकिन 5 सीट पहली बार में ले आना एक महत्वपूर्ण बात थी, तो उसका एक विकल्प दिखा लोगों को। लेकिन इस अंतराल में जो बातें आई हैं और जो उस पार्टी के बीच में जो टूटन हुई है, उससे लोगों को निराशा हुई है।
और जो लोग वहाँ थे उन्होंने पार्टियाँ छोड़ी या उनका विरोध किया, बहुत सारी बातें ऐसी आई, फिर जोगी जी चले गए, बहुत सारी चीज़ों के कारण उस पार्टी में अभी जो है थोड़ी जो कमजोरी दिखाई दे रही है, फिर भी उसमें दम आज भी बाकी है। रहा सवाल अन्य दलों का, तो अन्य दलों का पता नहीं क्या, मैं किसी का भी जोर कभी ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन वोट काटने के मामले में अगर इतनी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो थोड़े थोड़े वोट भी अगर कटते हैं तो जिसके कटते हैं, जिस पार्टी के मूल पार्टी के कटते हैं उसको नुकसान पहुंचता है, और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन एक नयापन आया है, आप पार्टी का प्रवेश हुआ है, आप पार्टी इसको देश में चर्चा में है, देश की चर्चा इस जिस तरह की है उसमें गुजरात जैसी जगह में उन्होंने 5 सीट लाई है, तो कहीं उसके प्रति लोगों की भावना अगर जगी तो उनको भी कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने जैसी स्थिति उनकी भी नहीं दिखती। तो इस तरह से जो है एक नया उदय देखिए आप, सर्व आदिवासी समाज मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। डोंडी लोहारा में सन तो मुझे याद नहीं, डोंडी लोहारा में पहली बार सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई थी और सम्मेलन हुआ था, उसमें सारे पार्टियों के जितने भी आदिवासी लीडर थे, मूर्धन्य नेता जितने भी बड़े थे, तो वो वरिष्ठ नेता जितने थे, सब लोग शामिल हुए थे, और पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने समाज हित की बात की। तो एक संकल्प लिया था, हम जो है दलीय राजनीति या चुनावी राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो चुनावी राजनीति में वो संकल्प अलग कारणों से ही सही, लेकिन इस बार वो चुनावी राजनीति में उतरे हैं और उसका असर निश्चित तौर पर अगले विधानसभा चुनाव में अगर यही इरादे बरकरार रखते हैं और अधिक सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश करते हैं या इरादा रखते हैं तो उसका असर पड़ सकता है। आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, आपकी एंट्री और सर्व आदिवासी समाज की एंट्री। तो चूंकि कोमल हुपेंडी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो हुपेंडी जी आपसे ही पूछना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक भी सीट पर आपको जीत हासिल नहीं हुई, एक भी सीट पर आप दूसरे स्थान पर नहीं रहे, सिर्फ एक सीट ऐसी थी जहां आप तीसरे स्थान पर रहे, 0.9% वोट आप हासिल कर सके। इस बार इरादे क्या हैं? कोमल हुपेंडी जी सुन पा रहे हैं? लगता है कोमल हुपेंडी जी से संपर्क टूट गया है। मैं वापस उनके पास उनसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इस प्रश्न का जवाब लेंगे। भगवानु नायक जी, क्योंकि जो जोगी कांग्रेस है उसकी भी पिछले चुनावों में एंट्री हुई थी और पहली ही बार पार्टी के गठन के बाद जब उसने चुनाव लड़ा तो उसे अच्छी सफलता भी हासिल हुई थी। जैसा बाबूलाल जी ने अभी कहा कि 5 सीटें आप लोगों ने हासिल की। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो 57 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती, 2 सीटें ऐसी थी जिसमें आपके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, 35 जगहों पर तीसरे स्थान पर रहे। वोट शेयर भी अच्छा खासा था, 7.8%। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीपीआई और बीएसपी के साथ आपका अलाइनमेंट भी था। तो इन दोनों दलों को भी अगर मिला दें तो बीएसपी ने भी 2 सीटें जीती थी, सीपीआई सीट भले ही नहीं जीत पाई लेकिन 0.3% वोट उसने भी काटे थे, और बीएसपी ने 3.9%। इस बार आपका क्या, आपकी रणनीति क्या है? देखिए आदरणीय अभय जी, जैसे कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय बाबूलाल शर्मा जी ने हमारी पार्टी के विषय में जो बात को बताया उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में माननीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, और एक लंबे समय तक उन्होंने कलेक्टर के पद जैसे 17 साल लगभग रहे, वो देश के इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। उन्होंने इस पार्टी का जब गठन किया तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल को छोड़ करके एक क्षेत्रीय पार्टी बनाने के पीछे का जो मूल उद्देश्य था कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद को कैसे आगे बढ़ाए, नया राज्य जो छत्तीसगढ़ बना था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाए। और यही कारण है उन्होंने देखेंगे पार्टी बनाने के बाद छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। यहाँ की जो तीज त्योहार, यहाँ की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भगवानी जी 2 बदलाव आए हैं आदरणीय अजीत जोगी के न रहने के बाद। 2 चीजें हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि छत्तीसगढ़ी आवाज जिसकी आप चर्चा करते हैं उसका मूल मुद्दा वो कांग्रेस ने हड़प लिया है। अगर देखा जाए तो सत्ता में बैठी कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ी आवाज, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसके खान पान की ही बात करके आगे बढ़ रही है। तो आपसे मुद्दा छिन गया, आप करेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जो सपना जोगी जी ने देखा या जिन विषयों को जोगी जी ने, जिन संस्कृति की बात करें, भाषा की बात करें, जिस कल्चर की हम बात करें, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। राजगीत जो आज बनाया गया, कहीं ना कहीं हमने अपना पार्टी गीत उससे बनाया।
छत्तीसगढ़ महतारी का जो चित्र देख रहे हैं, जोगी जी ने अपने जीवन काल में उनकी एक रूपरेखा तैयार करके किस तरीके से हमारी छत्तीसगढ़ महतारी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस भी जो है हमारी पार्टी की पूरी कॉपी करके, चाहे वो हमारे चुनाव के समय 2018 की में जो शपथ पत्र जो जोगी जी ने बनाया था, जो जन घोषणा पत्र भी उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो आज कहीं ना कहीं जोगी जी के नक्शे कदम पर ही आज कांग्रेस पार्टी भी चलने का काम कर रही है निश्चित रूप से। और इसको लेकर के हमारे बीच में आज जोगी जी नहीं है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमारे लिए एक क्षति हुई है। लेकिन उनके सुपुत्र एक विद्वान अधिवक्ता भी हैं, एक जनसेवक भी हैं, और लगातार वो 2014 का अगर चुनाव अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मारवाही में वो जीते थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। तो 26 नवंबर से हम लोगों की जोगी जन अधिकार यात्रा निकली हुई है, जो अभी 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि में पहुंचेगी। तो लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को प्यार दिया, उससे बढ़ चढ़ करके आने वाले समय में हमारी पार्टी को बिल्कुल। देश में दो यात्राएं चल रही हैं, एक तरफ राहुल पद यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जन अधिकार यात्रा है। इस बीच हमारे पास सपा नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटी पार्टियों की जो भूमिका है वो चर्चा का विषय है मूलतः। तो सपा से ब्रजेश चौरसिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, 2013 के चुनाव की मैं बात करना चाहूँगा। आपने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सफलता आपको ना के बराबर मिली, 0.3% वोट मिले, लेकिन ना कोई सीट आप जीत पाए, ना दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या आप फिर चुनाव मैदान में उतरने का इरादा रखते हैं? पिछले चुनाव में हमारा गठबंधन था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जी, जिसके साथ हमने चुनाव लड़ा, और सूरजपुर कोरिया तरफ सीटों में अच्छा प्रभाव रहा, लोगों के बीच जनसलाब मिला, पर दुर्भाग्य रहा कि हमारी सीटें नहीं आ पाई। इस बार हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की है, और हमारी पार्टी पूरे 90 सीट पे चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और ये आपने बड़ी घोषणा की, अकेले बूते अपने दम पे चुनाव मैदान में उतरने का इरादा आप रखते हैं, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल जी, एक बार फिर मैं आपसे समझना चाहूंगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसकी चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ की राजनीति में हीरालाल मरकाम जी की पार्टी की हमेशा चर्चा होती है। पिछले दोनों चुनाव में अगर देखें तो 2013 के चुनाव में 44 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 1.6% वोट भी हासिल किए थे। भले ही सीट उन्हें कुछ नहीं मिली थी, लेकिन एक सीट पर दूसरे और 11 सीटों पर लगभग तीसरे स्थान पर रही थी। 2018 की बात करूं तो 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1.8% वोट, हालांकि सीट कोई भी हासिल नहीं हुई। तो यानी 2013 में 1.6%, 2018 में 1.8%, कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी दिखाई देती है। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोई असर डालेगी चुनाव में? देखिए, बड़ा असर नहीं, लेकिन 1-2 सीटों पर उनका बड़ा भारी प्रभाव है, और अब उनके मुखिया नहीं है, तो अब आगे की स्थितियाँ क्या है, अभी पार्टी की स्थिति क्या है, ये अभी अध्ययन में नहीं है, इसलिए उसका कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर इसमें सामने आएगी कि सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर दोनों लड़ेंगी तो स्थितियाँ जो है विषम होती हैं। दोनों जो है आदिवासी समाज की पार्टियां हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों आपस में अगर बात करके एक लाइन में चलेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रभाव आदिवासी समाज के बीच में वो जरूर डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो भानु प्रतापपुर के रिजल्ट आए हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये प्रभाव डालने वाली पार्टी बन चुकी है, अगर ये पार्टी के रूप में सामने आती है। अन्यथा जो है निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति जो है ये निश्चित रूप से एक बार सामने आएगी बात। और जहाँ तक अन्य पार्टियों के साथ जोगी कांग्रेस का जो प्रश्न है, जोगी कांग्रेस में आज जोगी जी के रहते समय जो सशक्तिकरण था, जो ताकत थी, वो ताकत थोड़ी कम हुई है। ठीक कहा भगवान नायक ने कि उनके नेतृत्व जिनका नेतृत्व आज अमित जोगी का नेतृत्व है, तो उनमें जोगी जी वाली समझ नहीं है, लेकिन अपनी समझ उनकी जो है वो भी एक अपनी आत्मा महत्व रखती है, और वो उस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया है भी, वो भी एक समझने वाली बात होगी। इस बीच आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुपेंडी जी, जो चर्चा में कर रहा था, आपसे बात नहीं हो पाई कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, किसी सीट पर आपको सफलता नहीं मिली, ना दूसरे स्थान पर आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार रहा, एक सीट पर तीसरे स्थान पर जरूर रहा, लेकिन जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपको थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। केवल 0.9% वोट, और एक आध उम्मीदवार आपके, जैसे मैं चंद्रपुर से भानु प्रकाश जी की चर्चा कर रहा हूं, वो तो केवल 144 वोट हासिल कर पाए।
इस बार के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आपने चौथा राज्य जो है वहाँ अपने उम्मीदवार जीतने के बाद और एक सर्टेन वोट परसेंटेज पाने के बाद 13% के आसपास एक राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा हासिल कर लिया है। इस बार आपके इरादे क्या हैं? सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको नमस्कार जी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है और जिस विषय पे आप आज चर्चा रखे हैं बहुत ही सराहनीय आपकी पहल है। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बहुत सारी उम्मीदें थी। कांग्रेस की भी यहाँ शुरुआती दौर में सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की, फिर कांग्रेस की अभी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार है। बहुत सारी उम्मीदें थी, युवाओं की उम्मीदें थी, महिलाओं की उम्मीदें थी, किसानों के हर वर्ग के लोगों की उम्मीद थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज 20 साल बाद हमसे 22 साल बाद हम देखें सरकार जो जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता चुनती है खरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि क्षेत्रीय दलों को अहमियत मिलनी चाहिए और प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिससे अलग एक विकल्प चाह रही है। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, अभी पंजाब सरकार भी दे रही है, महिलाओं को भी सम्मान राशि दे रही है। तो जो वादे सरकार करते हैं, जो वादे पार्टियां करती हैं, सरकार बनने के बाद धरातल पे उतार नहीं पाती, जो बहुत ही चिंतनीय है। हम अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने की बात प्रदेश की सरकार ने की थी, अब तक नहीं हुआ। रोजगार की बात की थी, फर्जी आंकड़े जारी किए जाते हैं। सच्चाई ये है कि धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो वादे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाती है चुनाव के दौरान, उसको सरकार बनने के बाद धरातल पे उतारी नहीं जाती। इसलिए प्रदेश की जनता आज चाह रही है एक विकल्प। आम आदमी पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले शुरुआती दौर में 2018 की हम बात करें तो हमने चुनाव लड़ा था, हमने अपना चुनाव चिन्ह घर घर तक पहुंचाया था। हमने 84 सीट में चुनाव लड़ा। हमने झाड़ू का चुनाव चिन्ह अभी पहुंचा दिया है, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। हमारा संगठन कमजोर था, मजबूत नहीं था। आज हम मजबूत हो चुके हैं, हमारा संगठन गांव-गांव बन चुका है और प्रोसेस अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पे जो अगला चुनाव होगा बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे। और आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या किसी दल के साथ हाथ मिलाकर लड़ेगी? नहीं, हम जो है खुद लड़ेंगे, किसी के साथ हमारा समझौता नहीं होगा, बल्कि जनता के साथ हमारा समझौता होगा। जनता के जो मुद्दे हैं, उनके जो जरूरतें हैं, उन सारे मुद्दों को हम लेके चुनाव पे उतरेंगे और छत्तीसगढ़ के लोग लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ इस बार बदलाव करेगा, ऐसा हमें पूरे यकीन है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, आगे मिलेगा। और पूरी ताकत हम छत्तीसगढ़ में लगाएंगे और छत्तीसगढ़ के हित में काम करने का हमने बिल्कुल कोमल जी, स्टेट की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए संकल्प लेकर आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। भगवान नायक जी, चूंकि छत्तीसगढ़ियावाद की बात हुई थी, जोगी जी ने जो कहा था छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की पार्टी, छत्तीसगढ़ के लोगों के भले के लिए छत्तीसगढ़ की पार्टी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा तो आपको पिछले चुनाव में मिला था। अब इस बार आपके चुनाव में, जैसा मैंने एक तो ये है कि कांग्रेस भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, विरासत और गांवों पर फोकस करके वो चुनाव लड़ रही है। दूसरी चीज़ कि छत्तीसगढ़ में आपको कम से कम 4 ऐसी पार्टीज होंगी जो कि यहाँ के लोगों के बीच से ही होंगी। सर्व आदिवासी समाज की चर्चा बाबूलाल जी ने की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लंबे समय से स्टेट में वजूद बनाए हुए आपकी खुद की पार्टी है, और कांग्रेस जो कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर लड़ रही। इन 4 के बीच में आप अपनी जगह कहाँ पाते हैं? देखिए अभी जी, जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस पार्टी की आंधी चली, उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जोगी जी का एक बड़ा नाम था जी। जोगी जी की जो विचार, जो नीति आज भी हमारे साथ है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात हमारी उपस्थिति दर्ज कराने की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि उन वादों को इन्होंने पूरा किया। युवाओं को भत्ता देने की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, इन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा जिसको इन्होंने बनाया था, शराबबंदी की बात इन्होंने की थी, वो काम इन्होंने नहीं किया। महंगाई की बात इन्होंने की थी कम करने की बात, वो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के छत्तीसगढ़ का जितना नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग 7 लाख पीएम आवास की जो योजना थी वो रद्द हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। अपराध आप देख सकते हैं चरम सीमा में। आज की घटना देख सकते हैं कि एक व्यापारी की न्यायधानी में, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, उच्च न्यायालय है, उस शहर में खुलेआम एक जन की हत्या हो जाती है।
4 दिन पहले अभी हमको सूचना मिली कि एक बच्ची की 100 जो है 8 दिन से गुम थी, उस बच्ची को 100 मिला है। तो अपराध की बढ़ोतरी भी हुई है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के चलते आप अगर इसे लेकर जाएंगे मैदान में तो आपको समर्थन मिलेगा। जो 4 पार्टियों की हम चर्चा कर रहे थे आपके समेत, इसके अलावा एक और भी मुद्दा उठा है। एक और पार्टी मैदान में छत्तीसगढ़ीयावाद को लेकर उतरी है। आपने देखा होगा शिवसेना ने इस बार गैर छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया का मुद्दा हड़पा है और स्थानीय नौकरियों में सभी में तमाम नौकरियां जो हैं छत्तीसगढ़िया लोगों को देने की बात की है। शिवसेना अभी तक जड़ें जमा नहीं पाई है, लेकिन उसने राग तो छेड़ ही दिया है। क्या शिवसेना भी आपके लिए चुनौती बनेगी? नहीं, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ही अपना चुनौती मानते हैं जी बिल्कुल। और चूंकि हमारी जो रीति नीति है, हमारी जो विचार है बिल्कुल हट करके है, इसलिए हमारी सीधी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से होगी और हम अपने मुद्दे को ले जाएंगे कि अब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अब छत्तीसगढ़ के किसान का समर्थन मूल्य कितना होगा, ये दिल्ली में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी तय नहीं करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ आप उन्हीं मुद्दों को लेकर वापस आएंगे जिसे लेकर अजीत जोगी जी मैदान में उतरे थे। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी अभी भी छत्तीसगढ़ में अपनी घुसपैठ कर नहीं पाई है। लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो वो उत्तर प्रदेश की पार्टी की छवि बनी हुई टूटी नहीं है। कैसे आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता आपको समर्थन देगी? सर, हमारी पार्टी की छवि तो बहुत अच्छी है जी। गुमराह किया जाए अलग बात है। जैसे अभी नायक जी ने बताया, जो घटना हुई 4 दिन पहले, जिसकी आज रात में बॉडी मिली लड़की की, उसको मार के फेंक दिया गया था। 8 दिन से हमारी टीम, हमारे समाजवादी पार्टी, हमारी युवजन सभा के नेता वहाँ पे लगे हुए थे। साथ ही साथ हमारा आज राठौर जी से भी बातचीत हुई, उसका पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं गए उनसे मिलने। कोई भी यहाँ पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, कोई भी दल वहां नहीं पहुंचे और हम जनहित के मुद्दे को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, जनहित के मुद्दों को लेके चलेंगे। बाबूलाल जी एक सवाल। बिल्कुल बाबूलाल जी, हम अभी थोड़ी देर पहले आपने निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा की थी। निर्दलीय उम्मीदवारों पर आपसे एक आखिरी सवाल। दोनों विधानसभा चुनाव जो पिछले हुए हैं, उन दोनों में निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या थी। 2013 में 355 उम्मीदवार मैदान में उतरे, एक ने चुनाव जीता, लेकिन 5.5% वोट काट गए। 2018 का चुनाव हुआ, पिछली बार से लगभग 2 गुने उम्मीदवार आ गए। 561 उम्मीदवार मैदान में उतरे निर्दलीय, लेकिन सीट भले ही हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वोट कटुआ के तौर पर 6% वोट ले गए। इस बार क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल वही भूमिका रहेगी निर्दलीयों की। और देखिए, सर्व आदिवासी समाज एक पावर बन चुका है, उनके कैंडिडेट भी निर्दलीय कहलाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो वो ज़्यादा प्रभाव वाली पार्टी हो गई। इस वक्त कांग्रेस के सामने 10-15 सीटों में मुझे चुनौती दिखाई देती है, वो सर्वादिवासी समाज की, आपकी और जोगी कांग्रेस की। ये जो 3 पार्टियां हैं, ये एक चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने खड़े होंगी। और शिवसेना जो है, अगर कहीं ताकत बनाती है अपनी या बन जाती है ताकत, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यहाँ पर शिवसेना है, मेरी जहाँ तक जानकारी है। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है ये कांग्रेस के लिए एक थोड़ा सा अलर्ट है कि वो किस तरह से इसको चुनावी रणनीति बनाती है। यानी आप मानते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2023 का, वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। जो दोनों एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, जो एक दूसरे की प्रबल विरोधी पार्टीज हैं और नेशनल पार्टी हैं दोनों, उनके सामने क्षेत्रीय दलों की भी चुनौती रहेगी और अन्य राज्यों से आए जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी चुनौती रहेगी। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्रीय दलों की छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भूमिका क्या होने वाली है उस पर। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि ये दल बहुत अच्छी बढ़त भले ही ना हासिल कर पाए हों, लेकिन कुछ सीटें भी हासिल की और काफ़ी संख्या में वोट भी काटे हैं। अगर टोटल वोट शेयर की बात करूं तो अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में डैमेज करने की स्थिति में ये दोनों जो छोटी पार्टी रही हैं वो रही हैं। तो उसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कौन से दल कितनी सीटों पर उतरते हैं, किसके साथ गठजोड़ करके उतरते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, नतीजे सामने ही रहेंगे। बस फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।